क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक और वीर मराठा मानुष थे। वे सही मायने में धरती पुत्र थे। उनका कहना था कि जो इस धरती को अपना मानेगा वही इस धरती पर राज करेगा। उसी को धरती पर शासन करने का अधिकार है और वही पृथ्वी पुत्र है। मुगलों के चंगुल से अनेक किले छीनने वाले वीर मराठा शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों के जरिए एक योग्य प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। समर विद्या में कई प्रकार के नवाचार, नए प्रयोग किए और शिव सूत्र नामक छापामार युद्ध की नई युद्ध शैली विकसित की, जिसे गुरिल्ला युद्ध नीति कहा जाता है। इस युद्ध शैली के जरिए उन्होंने औरंगजेब के विशाल साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं को और दरबार के शिष्टाचारों को पुनर्जीवित कर उनमें प्राण फूके थे। मराठी और संस्कृत भाषा को उन्होंने राजकाज की भाषा बनाया। शिवाजी महाराज धर्म के प्रति सहिष्णु थे। वे सभी धर्मों का आदर किया करते थे। उनकी सेना में अनेक योद्धा मुस्लिम थे। मुगल बादशाह औरंगजेब की आंखों में छत्रपति शिवाजी बहुत खटका करते थे। औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा कहा करता था। आइए आज हम बात करते हैं उनके प्रेरणादायी महिमापूर्ण जीवन की। दोस्तों, शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का पिता, फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। उन्होंने एक बड़ी नौसेना का गठन किया था। शिवाजी महाराज जबरदस्त योद्धा थे। वे वीरता में महाराणा प्रताप के तुल्य थे और कूटनीतिक दूरदर्शिता में आचार्य चाणक्य की तरह थे। वे कभी भी कोई निर्णय क्रोध या आवेश में नहीं लेते थे, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से वे फैसले लिया करते थे। वे बुद्धिमानी से सभी चीजों को देखते परखते थे। मुगलों को, अंग्रेजों को वे अपना दुश्मन मानते थे। सर्वप्रथम शिवाजी महाराज ने ही हिंदवी स्वराज्य की नींव डाली थी। हिंदवी स्वराज्य कायम करना उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। आगे चलकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उनकी स्वराज्य अवधारणा को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य की अवधारणा को स्वीकार करके उसकी प्राप्ति के लिए कार्य किए थे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत साहस और पराक्रम के धनी शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनकी मां का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी राजे भोंसले था। जिस समय शिवाजी महाराज का जन्म हुआ उस समय भारत में मुगलों की सत्ता थी। मराठाओं को मुगल अपने गुलाम या नौकरों की तरह मानते थे तथा उनका मनमाना शोषण किया करते थे। जब शिवाजी महाराज बड़े हुए तो उन्होंने मुगलों की शोषणकारी नीति का विरोध किया। मुगलों के खिलाफ उन्होंने मावल क्षेत्र के पहाड़ी लोगों को संगठित किया और मावल युवकों की एक सेना बनाई। वे मावलों से कहा करते थे, हमारे देश में मराठाओं को लोग मुगलों के नौकर के रूप में मानते हैं, उन्हें गुलाम माना जाता है। आज मराठा इसी गुलामी मानसिकता के शिकार हैं। मैं मानसिक गुलामी को तोड़ना चाहता हूं। मराठों को दुर्बल मानसिकता से बाहर निकालना चाहता हूं। उस समय दक्षिण भारत में आदिल शाही, कुतुब शाही और निजाम शाही की स्वतंत्र हुकूमतें थीं। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के कोर्ट में जनरल थे। आदिल शाह ने उन्हें पूना की जागीर दी थी। इस कारण वे सुल्तान आदिल शाह के स्वामी भक्त थे और कभी उनके खिलाफ बगावत करने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन वीर शिवाजी महाराज ने आदिल शाही हुकूमत के खिलाफ आवाज ही नहीं बल्कि प्रबलता के साथ तलवार भी उठाई। वे मराठाओं को आदिल शाह की दासता से मुक्ति दिलाना चाहते थे। मावल वीरों की सेना को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी कटार से अंगूठे का रक्त निकाला और भगवान शिव के शिवलिंग का रक्त से अभिषेक करते हुए कहा,
मराठाओं में छाई गुलामी की मानसिकता को तोड़ने के लिए मैं स्वराज्य की यात्रा निकालूंगा। आदिल शाही हुकूमत को हम दिखा देंगे कि हम मराठा किसी से कम नहीं हैं और स्वराज्य पाने के लिए हम दुश्मन के खून की नदियां बहा सकते हैं। आरंभ में शिवाजी की सेना छोटी थी। युद्ध लड़ने के लिए उनके पास न तो ज्यादा साधन थे और न ही आर्थिक कोष था, लेकिन वीर शिवाजी में महाराष्ट्र की जनता को स्वराज्य दिलाने का जोश, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। मराठी भाषा में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध पद्धति को गानिमी कावा कहा जाता है। गानिमी कावा का मतलब है दुश्मन को धोखा देना या उसे बेवकूफ बनाना। शिवाजी महाराज और उनके सैनिक पहाड़ी इलाकों में रहते थे और जब दुश्मन की सेना युद्ध लड़ने आती थी तो वे अचानक पहाड़ों के पीछे से निकलकर हमला कर देते थे तथा दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर फिर से उन्हीं पहाड़ों में छिप जाते थे। दुश्मन को पता भी नहीं चलता था कि उसके ऊपर कब और किधर से हमला होने वाला है। शिवाजी और उनके सैनिकों को जब पता लगता था कि दुश्मन की सेना आने वाली है तो वे घात लगाकर पहाड़ियों की ओट में छिप जाते थे तथा मौका पाकर जबरदस्त तरीके से दुश्मन के सैनिकों पर टूट पड़ते थे। इससे दुश्मन को अपनी स्थिति संभालने का या मोर्चा साधने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। शिवाजी महाराज पहाड़ी इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। पुणे की इन्हीं पहाड़ियों में उनका बचपन बीता था। वे जानते थे कि मुगलों की विशाल फौज को या बीजापुर के सुल्तान की फौज को मैदानी लड़ाई में हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। केवल छापामार तरीके से युद्ध करके ही अपने शक्तिशाली दुश्मनों पर विजय पाई जा सकती है। सन 1645 में सिर्फ 15 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के मराठा लोगों को हिंदवी स्वराज्य का नारा दिया था, लेकिन उनके हिंदवी स्वराज्य में सभी धर्म के लोगों के लिए जगह थी। वे चाहते थे कि भारत में सब लोग धर्म और जाति का भेदभाव किए बिना मिलजुल कर रहें और सभी इस धरती माता की सेवा करें। शिवाजी धर्मनिरपेक्ष थे। वे मावल लोगों से कहा करते थे कि इंसान की पहचान उसके जन्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुण और कर्मों से होती है। हिंदवी स्वराज्य की उद्घोषणा करते हुए शिवाजी महाराज कहा करते थे कि स्वराज्य एक दिन अवश्य आएगा। हमारा अपने देश के अंदर खुद का शासन होगा। हम भारतीयों का अपना राज्य अथवा स्वराज्य होगा। उस हिंदवी स्वराज्य में सबको बराबरी का हक दिया जाएगा। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले बीजापुर सुल्तान आदिल शाह के प्रति निष्ठावान थे। जब शिवाजी अपनी मावल सेना को साथ लेकर एक एक करके मुगलों के किले छीनने लगे और सुल्तान आदिल शाह से बगावत करने पर उतर आए तो शाहजी भोसले को डर लगने लगा कि उनके पुत्र की बगावत देखकर सुल्तान आदिल शाह नाराज न हो जाए। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को समझाया कि वह सुल्तान से दुश्मनी न मोल ले, मुगलों से बगावत न करे। शाहजी भोसले ने शिवाजी से कहा, मैं सुल्तान के प्रशासन का बड़ा अधिकारी हूं। सुल्तान ने मुझे पूना की इतनी बड़ी जागीर सौंपी है। तुम ऐसा वैसा कुछ भी अनर्थ काम करोगे तो मेरी परेशानी बढ़ेगी। शाहजी भोसले ने अपने पुत्र शिवाजी को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपना युद्ध अभियान न रोका। वे छापामार युद्ध से कुशलता, चतुरता और वीरतापूर्ण युद्ध करते हुए दुश्मन के किले एक एक करके जीतने लगे। सुल्तान आदिल शाह ने उनके पिता को अपने पास बुलाकर उन्हें चेतावनी दी, अपने बेटे को समझाओ, वो हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यदि तुमने अपने बेटे को न रोका तो तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सन 1646 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम पुणे पर अधिकार करके वहां रायगढ़ नाम का एक नया किला बनवाया। इसके बाद वे आसपास के और किले भी जीतने लगे। जब आदिल शाही हुकूमत के किलों पर शिवाजी अधिकार करने लगे और उनका विजय अभियान किसी के रोके नहीं रुका, तो परेशान होकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपना सारा गुस्सा शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले पर उतारा। सन 1648 में उसने शाहजी भोसले को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आदिल शाह सोचता था कि जब शिवाजी अपने पिता को छुड़ाने के लिए बीजापुर आएंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार करके कड़ी सजा देंगे। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले जिस किले पर अधिकार किया था वह रोहिदेश्वर का दुर्ग था। इसके बाद उन्होंने पुणे से दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तोरणा का दुर्ग जीता। तोरणा दुर्ग से 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का किला था। शिवाजी महाराज ने इस पर भी अधिकार कर लिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन दुर्ग पर अधिकार किया। तत्पश्चात कोंडना किला फतह किया। कोंडना किले का नाम बदलकर उन्होंने सिंहगढ़ रख दिया। कूटनीति का सहारा लेकर उन्होंने पुरंदर किला भी अपने अधीन कर लिया। सन 1647 ईस्वी तक शिवाजी महाराज चाकन से लेकर नीरा प्रदेश तक के स्वामी हो चुके थे। शिवाजी महाराज ने तब एक अश्वरोही सेना का गठन किया और अंबाजी सोंदेर के नेतृत्व में एक सेना कोंकण किले की ओर भेजी। अंबाजी कोंकण किले सहित 9 दुर्गों पर अधिकार करने में सफल रहे। इन 9 किलों के अलावा ताल, मोसमाला और रायटी आदि किले भी शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य के अधीन आ गए। किलों को लूटकर शिवाजी महाराज ने जो धन दौलत प्राप्त की थी उसे रायगढ़ के किले में संभाल कर रखा गया। तभी महाराज शिवाजी को पता चला कि उनके पिता को आदिल शाह ने बंदी बना लिया है। ये खबर सुनकर उन्होंने अपने युद्ध अभियान को रोक दिया और अपने पिता को आदिल शाह की कैद से छुड़ाने के विषय में सोचने लगे। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता से सुल्तान आदिल शाह शिवाजी के पिता को कुछ शर्तों पर रिहा करने के लिए राजी हो गया। इनमें एक शर्त यह थी कि आज के बाद शिवाजी बीजापुर में कहीं भी कोई आक्रमण नहीं करेंगे और दूसरी शर्त यह थी कि वे सुल्तान को नियमित रूप से लगान भरेंगे। शर्त के मुताबिक 4 सालों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कहीं कोई आक्रमण नहीं किया। इसी बीच उन्होंने अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया तथा अपनी सेना का विस्तार किया। शिवाजी महाराज बीजापुर सुल्तान आदिल शाह के साथ साथ मुगलों को अपना प्रबल शत्रु मानते थे। 1 नवंबर 1656 को जब बीजापुर सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हुई तो बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। उन दिनों औरंगजेब के पिता शाहजहां बादशाह थे। उन्होंने अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया था। एक तरफ औरंगजेब ने अपनी सेना लेकर बीजापुर पर हमला बोला और दूसरी तरफ से शिवाजी महाराज ने भी मौका देखकर मुगलों के कब्जे वाले जुन्नार शहर पर धावा बोल दिया। शहर की लूट में शिवाजी महाराज को ढेर सारी संपत्ति और 200 घोड़े प्राप्त हुए। अहमदनगर की लूट से भी उन्हें 700 घोड़े मिले और 4 हाथी भी मिले। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने गुंडा और रोसिन के किलों को लूटा। शिवाजी महाराज की मुगल क्षेत्रों में ऐसी लूटपाट देखकर दक्कन सूबेदार औरंगजेब शिवाजी से नाराज हो गया। तभी मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब से कहा कि वो बीजापुर से संधि कर ले। न चाहते हुए भी औरंगजेब को बीजापुर से संधि करनी पड़ी। इसके कुछ समय बाद वृद्ध शाहजहां बीमार पड़ गया। जैसे ही औरंगजेब को यह पता चला वो अपना दक्षिण अभियान छोड़कर आगरा के लिए निकल पड़ा। आगरा में उसने अपने बीमार पिता को बंदी बना लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जब औरंगजेब दक्षिण भारत में नहीं था तब शिवाजी महाराज ने इस स्थिति का फायदा उठाया और उन्होंने अपने सेनापति समरजी को जंजीरा पर आक्रमण करने के लिए कहा। कई दिनों तक मराठा वीर समरजी का जंजीरा के सिंधियों के साथ युद्ध चला। इसके बाद शिवाजी स्वयं जंजीरा पर हमला करने के लिए निकल पड़े और कोंकण के किले पर अधिकार कर लिया। दमन द्वीप के पुर्तगालियों से उन्होंने वार्षिक कर लिया तथा कल्याण एवं भिवंडी पर कब्जा करके अपना नौसैनिक अड्डा वहां बना लिया। इस प्रकार शिवाजी एक के बाद एक किले मुगलों से छीनते चले जा रहे थे। वे अब तक 40 किलों पर अधिकार कर चुके थे। बीजापुर का सुल्तान औरंगजेब से त्रस्त था। जब औरंगजेब आगरा चला गया तो सुल्तान के दिल को कुछ चैन पड़ा, लेकिन शिवाजी महाराज इस सुल्तान की आंखों में खटकते थे। शिवाजी की ओर से बीजापुर सुल्तान को मन में बड़ा डर लगा रहता था कि कहीं वे बीजापुर पर हमला करके बीजापुर पर कब्जा न कर लें। सुल्तान किसी भी तरह शिवाजी को बंदी बनाकर मार डालना चाहता था। इस कार्य के लिए उसने अपने सबसे ताकतवर सेनापति अब्दुल्ला भट्टारी को चुना।
अब्दुल्ला भट्टारी को अफजल खां भी कहा जाता था। वो लंबा चौड़ा 6.5 फुट का भारी भरकम इंसान था। दुश्मन को वो अपनी भुजाओं में दबाकर ही मार डालता था। अफजल खां को अपनी ताकत पर बहुत घमंड भी था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को 1,20,000 सैनिक दिए और शिवाजी को हराकर उन्हें बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सन 1659 ईस्वी में करीब 1.25 लाख सैनिकों की फौज लेकर अफजल खां ने बीजापुर से पुणे की दिशा में प्रस्थान किया। रास्ते में उसने तुलजापुर के कई मंदिर तोड़ फोड़ डाले और वो अपनी फौज लेकर सतारा से 30 किलोमीटर दूर उत्तर में शीरवल के पास आ गया। शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ दुर्ग में थे। उन्होंने दुर्ग छोड़कर जाना उचित न समझा और अफजल के पास आने का इंतजार किया। जब अफजल खां प्रतापगढ़ के नजदीक पहुंचा तो उसने कृष्णजी भास्कर नाम का अपना एक दूत शिवाजी महाराज के पास संधि की बात करने के लिए भेजा। अपने दूत के जरिए अफजल ने शिवाजी से कहा कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लें तो सुल्तान उन्हें सभी क्षेत्रों पर शासन करने के अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। इसके अलावा शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद भी दिया जाएगा। दोस्तों, शिवाजी महाराज को अफजल खां का संधि प्रस्ताव पसंद नहीं आया। उन्होंने अफजल खां के दूत कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपना एक दूत गोपीनाथ अफजल खां के पास भेजा ताकि वो वस्तु स्थिति का पता लगा कर आए। शिवाजी को अपने गुप्तचरों से मालूम हुआ कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खां उन्हें बंदी बनाना चाहता है। शिवाजी ने काफी सोच समझकर अफजल खां से युद्ध करने की बजाय उसके पास एक बेशकीमती उपहार भेजा तथा अफजल खां को संधि वार्ता के लिए राजी कर लिया। ये तय किया गया कि दोनों प्रतापगढ़ में एक दूसरे से मिलेंगे तथा किसी के साथ भी सैनिक साथ नहीं होंगे। अफजल खां को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी और शिवाजी को भी उसका अंत करने के लिए इसी अवसर का इंतजार था। शिवाजी महाराज के मंत्री और सलाहकार जानते थे कि अफजल खां धोखेबाज और षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। वो धोखे से शिवाजी की हत्या कर सकता है। इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज से निवेदन किया कि आप लोहे का कवच भीतर पहनकर अफजल खां से मिलें और हाथ की अंगुलियों में बगनखा पहनकर जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए आपको ऐसा करना जरूरी है क्योंकि अफजल खां मौका देखकर धोखे से आपको मार डालना चाहेगा। शिवाजी महाराज ने अपने मंत्रियों की बात मान ली और कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहन लिया तथा हाथ की अंगुलियों में बगनखा धारण कर लिया। वायदे के मुताबिक अपने सैनिकों को प्रतापगढ़ किले के आसपास छिपाकर अफजल खां अकेला शिवाजी से मिलने प्रतापगढ़ दुर्ग के द्वार के पास आया। इसी प्रकार शिवाजी महाराज भी अपने हथियारबंद सैनिकों को आसपास छिपाकर अकेले अफजल खां से मिलने आए। अफजल खां अपनी कमर में कटार छिपा कर लाया था और शिवाजी अपने हाथ में बगनखा पहनकर आए थे। जैसे ही दोनों शत्रु आपस में गले मिलने को हुए तो अफजल खां ने फुर्ती से अपनी कमर से तेज कटार निकालकर शिवाजी की पीठ पर वार किया, लेकिन लौह कवच की वजह से शिवाजी को कोई हानि नहीं पहुंची। शिवाजी ने भी अपने हाथ में छिपाए बगनखा को अफजल खां की आंतों में घुसेड़ दिया और उसकी लहूलुहान आंतों को पेट से बाहर निकाल दिया। अफजल खां वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इतने में अफजल खां के सैनिकों ने प्रतापगढ़ किले के द्वार पर आकर हमला बोल दिया और उनसे मुकाबला करने शिवाजी के वीर मराठा सैनिक उनके ऊपर टूट पड़े। ये युद्ध 10 नवंबर 1959 के दिन हुआ। अफजल खां के अधिकांश सैनिक मारे गए और जो शेष बचे वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अफजल खां को मारने के बाद शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग पर आक्रमण किया और वो किला जीत लिया। इसके बाद उन्होंने पवनगढ़ और बसंतगढ़ के दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। बीजापुर के सेनापति कस्तम खां ने शिवाजी पर हमला बोला, लेकिन शिवाजी ने उसे युद्ध में हरा डाला। उन्होंने राजापुर और दावुल के किलों पर कब्जा कर लिया। अब बीजापुर के सामंतों ने मिलकर शिवाजी पर हमला करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुर से काफी बड़ी सेना लेकर बीजापुर सामंत निकले और शिवाजी के कब्जे वाले पन्हाला किले पर हमला बोला। सामंतों की सेना ने इस किले पर अधिकार कर लिया।
उस समय शिवाजी पन्हाला किले के भीतर फंस गए, लेकिन रात में अंधेरे का लाभ उठाकर वे इस किले से बाहर भाग निकले। इसके बाद बीजापुर का सुल्तान स्वयं सेना लेकर पवनगढ़ आया और शिवाजी से यह किला वापस ले लिया। उसने राजापुर को लूटा और श्रृंगारगढ़ के ऊपर आक्रमण कर किले के प्रधान को मार डाला। तभी कर्नाटक में सिद्दी जौहर ने बीजापुर के खिलाफ बगावत कर दी और मजबूर होकर बीजापुर के सुल्तान शिवाजी से समझौता कर लिया। संधि के मुताबिक बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक की मान्यता दे दी। मुगल बादशाह औरंगजेब दक्षिण में शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत व लोकप्रियता को देखकर चिंतित था। शिवाजी पर नियंत्रण रखने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। शाइस्ता खां अपने साथ 1.5 लाख सैनिक लेकर निकला और शिवाजी के कब्जे वाले सुपन और चाकन नामक किले उनसे छीन लिए। 3 साल तक शाइस्ता खां मावल क्षेत्र में लूटमार करता रहा, लेकिन एक रात शिवाजी ने 350 मावलों के साथ शाइस्ता खां के शिविर पर हमला बोल दिया। अपने हाथ की 4 उंगलियां खोकर शाइस्ता खां किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन मावलों ने शाइस्ता खां के बेटे अबुल फतह को उसके 40 रक्षकों तथा उनके सैनिकों के साथ मार डाला। सन 1665 में शिवाजी को हराने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भारी फौज देकर भेजा। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय ताकतों और छोटे छोटे सामंतों की मदद ली तथा शिवाजी के ऊपर जबरदस्त हमला किया। इस युद्ध में जब शिवाजी की हार होने लगी तो उन्हें मुगलों से संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार उन्होंने अपने 23 किले मुगलों को दे दिए और उनके पास केवल 12 किले शेष रह गए। संधि के मुताबिक शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा। ये संधि पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। एक दिन औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में आगरा बुलाया, लेकिन शिवाजी महाराज को आदर नहीं दिया। इससे शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को विश्वासघाती कहकर उसके प्रति अपना क्रोध प्रकट किया। औरंगजेब को भी उन पर गुस्सा आ गया। उन्होंने शिवाजी महाराज को आगरा के किले में नजरबंद करके 5000 सैनिकों को उनकी निगरानी पर बिठा दिया। लेकिन साहस व बुद्धि कौशल के बल पर शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी को साथ लेकर आगरा के किले से भागने में सफल रहे। दरअसल औरंगजेब उन्हें मार डालना चाहता था। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी को मथुरा में एक भरोसेमंद ब्राह्मण के यहाँ छोड़ा और बनारस व पुरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ, लेकिन राज्याभिषेक के 11 दिन के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। 4 अक्टूबर 1674 को शिवाजी महाराज का तांत्रिक विधि विधान के साथ दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि एक बार फिर से ग्रहण की। इस राज्याभिषेक समारोह में शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की घोषणा की। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह शिवाजी महाराज ने अपने नाम का सिक्का चलवाया। राज्यारोहण के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के इलाके जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले खान देश के खिलाफ, फिर बीजापुर और कारवार के खिलाफ युद्ध अभियान छेड़ा। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कोल्हापुर को जीता। सन 1678 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के विरुद्ध अपने जीवन का अंतिम युद्ध अभियान छेड़ा। उन्होंने जिंजी के किले पर अधिकार किया। 3 अप्रैल 1680 को वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु रायगढ़ के किले में हुई। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि एक साजिश के तहत उन्हें जहर दिया गया था। उस जहर के बाद शिवाजी की हालत बिगड़ गई। वे रक्तपेचिश से पीड़ित हो गए और उन्हें किसी भी प्रकार से बचाया नहीं जा सका। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक पराक्रमी वीर मराठा छत्रपति शिवाजी को शत शत नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।